तो दोस्तों आज हो गया 29 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 3 कृषि कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि सरकार किसान की हर मांग और समस्या पर विचार करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने किसानों को बातचीत करने का न्योता दिया है। सरकार ने कहा है कि अगर किसान जल्द बातचीत करना चाहते हैं तो फिर वो प्रदर्शन के लिए दी गई जगह पर शिफ्ट हो जाए। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा है कि फिर उसके अगले ही दिन सरकार उनसे चर्चा करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील करता हूं कि भारत सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों को कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को बातचीत करने के लिए बुलाया है। सरकार किसानों की मांग और सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि कई स्थानों पर किसान इस ठंड में अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ रह रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको बड़े मैदान में ले जाने के लिए तैयार है। कृपया वहां जाएं, आपको वहां कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। आज की दूसरी बड़ी खबर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा है कि वो पत्रकार अर्नब गोस्वामी और एक्ट्रेस कंगना रनौत की राय का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ उठती आवाज़ों को दबाए जाने के पक्ष में भी नहीं है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत की राय का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम सरकार के खिलाफ बोलने वालों को दबाने की रवैया के भी खिलाफ हैं। फडणवीस ने कंगना रनौत के उस बयान की ओर इशारा कर रहे थे जिसमें एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस के लिए मूवी माफिया और मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की थी। कंगना रनौत के इस बयानबाजी के बाद ही उनका शिवसेना नेता से आमना सामना हुआ था। बाद में बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए कंगना रनौत के दफ्तर का एक हिस्सा भी ढहा दिया गया था। आज की तीसरी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बातचीत की अपील को किसान मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के पंजाब अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने सशर्त जल्दी मिलने की बात कही है, जो कि अच्छा नहीं है। उन्हें बिना शर्त खुले दिल से बातचीत की पेशकश करनी चाहिए। आपको बता दें कि जगजीत सिंह ने कहा है कि इस संबंध में हम कल बैठक करेंगे और फिर अपने प्रतिक्रिया तय करेंगे। आपको बता दें कि 3 कृषि कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि सरकार किसान की हर मांग और समस्या पर विचार करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने किसानों को बातचीत करने का न्योता दिया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि अगर किसान जल्द बातचीत करना चाहते हैं तो फिर वो प्रदर्शन करने के लिए दी गई जगह पर शिफ्ट हो और फिर उसके अगले दिन सरकार उनसे चर्चा करने के लिए तैयार है। आज की चौथी बड़ी खबर। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव प्रचार में रोड शो के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एआईएमआईएम के विधायक अपने शपथ ग्रहण में हिंदुस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या मानसिकता है। उन्होंने कहा है कि जिस हैदराबाद में विकास की असीम संभावनाएं थी, जहां पर एक परिवार और उनके मित्र मंडली द्वारा लूट खसोट की जा रही है, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो सकता है, तो हमने कहा कि हमने फैज़ाबाद का नाम अयोध्या किया, हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया। ये हमारे संस्कृति के प्रतीक है, तो हैदराबाद का प्राचीन नाम बागनगर क्यों नहीं हो सकता। कोई सांप्रदायिक नाम नहीं चलेगा। हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के लिए आप सबको साथ देना होगा। मैं अयोध्या से आया हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके हैदराबाद और तेलंगाना के नागरिकों को वहां बसने का अधिकार मोदी की सरकार ने दिया है। आज की पांचवी बड़ी खबर। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ना योगी से डरेंगे ना चाय वाले से। जितना इस मुल्क पर मोदी का हक है उतना ही अकबरुद्दीन ओवैसी का हक है। इससे पहले आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 दिसंबर को वोटर्स डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने किसानों के मसले पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों के ऊपर ठंडा पानी ठंड में डालना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आप बताइए कि क्या किया? क्या 15 लाख रुपया आए? क्या महंगाई गई? क्या रोजगार मिला? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज मुल्क तबाही और बर्बादी के जमाने पर है। मैं तो कहूंगा कि 70 वर्ष में मुल्क इतना पिछड़ा नहीं, पीछे नहीं गया जो आज भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमारा मुल्क पीछे हो गया, पिछड़ गया, सबसे आखिर में आकर खड़ा है। लेकिन ये लोग सिर्फ नफरतंगेज बातों, शरीयत का खात्मा,
कश्मीर के खुसूसी मौका का खात्मा, फिर एनआरसी सीए। अरे आप बताओ क्या है, चाहे सीए एनआरसी हो तो खड़े होने वालों का नाम कांग्रेस है, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो, हमने खड़े रहकर उस कानून के खिलाफ आवाज को बुलंद किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चाहे तलाक तलाशा का मसला हो, उस वक्त ये ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर अपने बदले बहस के जरिए अपनी बात को रखने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और आपके हमारे सदर नबीर मिल्लत रसूलुद्दीन ओवैसी साहब सदर को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उनके अलावा कितने खड़े रहकर बात की। आप गौर करिए, खुदा गौर करो, अगर आज भी हम बेदार होना नहीं चाहते तो आप कब होंगे। अखलाक की मौत, रगबा का हमला, लिंचिंग, अब नई बात लव जिहाद। अरे आखिर में लव जिहाद को कब छोड़ेंगे? क्या लव जिहाद से बेरोजगारी दूर होगी? क्या सर्विकल स्ट्राइक की बात करने से क्या चाइना के बढ़ते हुए खतरों को रोकेंगे? आप गौर करो, इनको न मुल्क से तरक्की से दिलचस्पी है, न इनको मुल्क से मोहब्बत है, न बेरोजगारों को रोजगार देने में दिलचस्पी है, न इनको मईशत को बेहतर बनाने से इनके पास कोई मंसूबे या कोई प्लानिंग। इनके पास अगर कुछ प्लानिंग है तो बस यही है कि बस कुछ भी बोलना है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोलो, उनको बुरा भला बोलो, उनको मुल्क का गद्दार बोलो, या फिर उनको बोलो कि चले जाओ इस मुल्क से। सुन ले बीजेपी वालों, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा है। हमारी अजमत, हमारी शान, हमारी शौकत की निशानियां इस मुल्क में मौजूद है। हम खाजा अजमेरी गरीब नवाज को छोड़कर जाने वाले नहीं है। हम शाहजहां के बड़े लाल किले को छोड़कर नहीं जाने वाले, हम ताज की खूबसूरती को छोड़कर नहीं जाने वाले, हम कुतुब मीनार की बुलंदी को छोड़कर नहीं जाना चाहते। खुदा हाथ करो, अगर अल्लाह लाल किले की फसील को जबान देगा और अल्लाह अगर कुतुब मीनार की बुलंदी को जबान देगा तो सुनो कुतुब मीनार अपनी बुलंदी से झुककर लाल किले की वो फसील चीख कर चिल्ला कर कह रही है, खुदा मेरे मुल्क को नफरत और मजहब के नाम से न बांटो। लेकिन फिर भी आज लोग हमसे कहते हैं कि ये मुल्क से चले जाओ। नहीं, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम इस मुल्क में पैदा हुए, यहीं पे जिए, यहीं पे मरेंगे और वक्त आया तो अपने सीनों को पेश करेंगे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की सारियत की। हमारी वफादारी पे शक न करो। ये मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। जितना ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का है, ये मुल्क सर पे टोपी पहनने और चेहरे उतना ही पगड़ी बांधने वाले सिख का भी है, जितना ये मुल्क एक ईसाई का जो अपने जगह में सलीम रखता है उसका भी है। ये मुल्क पार्टियों का भी है, ये मुल्क अल्लाह को मानने वालों का भी है, ये मुल्क भगवान को मानने वालों का भी है, ये मुल्क खुदा को मानने वालों का भी है, ये मुल्क खुदा को नहीं मानने वालों का भी है। ये मुल्क बीजेपी का नहीं है, सिर्फ बीजेपी का नहीं, ये मुल्क सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, ये मुल्क सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं, ये मुल्क
असदुद्दीन ओवैसी का भी है, ये मंच अकबरुद्दीन ओवैसी का भी।